इस लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना सीखेंगे। हम कुछ बेसिक फंक्शंस को ही देखेंगे जिनकी BSc 1 फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है पावर रूल। अगर कोई फंक्शन है x टू द पावर n, इसके ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ये पावर शुरू में आ जाएगी, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन एक्स क्यूब और उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि n यानी पावर शुरू में आ जाएगी, यहाँ 3 है ये शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, 3 शुरू में आ गया और ये वाली पावर एक कम हो जाएगी, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अगला हमारे पास है कि कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगा उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट है 5, तो 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। कोई और हो जाए 10 या -8 या -13, उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। लेकिन अगर हमारे पास एक कांस्टेंट मल्टीपल हो फंक्शन का, तो ये जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ फंक्शन था एक्स क्यूब, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता, फॉर एग्जांपल 5x क्यूब, तो हम क्या करते हैं, ये जो 5 है इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं। अगर कांस्टेंट अकेला है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीपल हो तो ये 5 जो है वो शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और बाकी रह गया एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। पावर शुरू में आ जाएगी 3 यानी शुरू में आ गया, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 आर 15, ये 15x स्क्वायर आ गया, 3 माइनस 1 2 होता है। तो अगर कांस्टेंट आ जाए तो ये बाहर आ जाएगा। ओके, अगर साइन हो तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। इसके अलावा अगर हमारे पास एक डेरिवेटिव किसी सम के ऊपर अप्लाई हो तो डेरिवेटिव पहले फंक्शन के ऊपर अलग से आ जाएगा, दूसरे फंक्शन के ऊपर अलग से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता है एक्स क्यूब, यहाँ पे होता है x5, तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब पे भी आ जाता है, x5 पे भी आ जाता है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन हो तो तब भी यही चीज़ अप्लीकेबल है। लेकिन अगर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लायर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे साइन एक्स है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों तो हम यहाँ पे जो चीज़ यूज़ करते हैं वो कहलाता है प्रोडक्ट रूल। इसमें जो दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, इनके प्रोडक्ट के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि पहले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव पहले अप्लाई करें यानी एफ एक्स के ऊपर, और जी एक्स को ना छेड़ें, जी एक्स को वैसे ही लिखते हैं। फिर एक और टर्म आएगी प्लस के बाद, अभी आपने एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया था, जी एक्स को वैसे ही रखा था, फिर आप क्या करेंगे, एफ एक्स को वैसे ही रखेंगे और जी एक्स को बाद में लिखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जी एक्स के ऊपर पहले डेरिवेटिव ले लें, एफ एक्स पे बाद में ले लें, ये टर्म यहाँ आ जाए, ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाए, बीच में प्लस है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन वैसे ही, फिर फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखेंगे और जो सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे की थी एक्स क्यूब, तो ये पावर शुरू में आ गई, पावर एक कम हो गई, तो 3x स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव। अगर खाली x हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे खाली x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, तो x की पावर आपको कुछ नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि ये 1 है, 1 शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ अगर 3 था, 3 माइनस 1 हो गया था, यहाँ पे अगर 1 है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 होता है 0, x की पावर 0 होती है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1, तो खाली x आ जाए इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अगर 5x टू द पावर हाफ है, अगर 5 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ देखा था कि कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, तो ये जो 5 है ये कांस्टेंट मल्टीपल है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। और ये जो पावर है हाफ, ये शुरू में आ जाएगी और ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, तो हाफ माइनस 1 आ जाएगा। अब हाफ में से 1 माइनस करें तो माइनस हाफ आता है। आमतौर पर नेगेटिव पावर हमें अच्छी नहीं लगती,
इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x टू द पावर हाफ, और अगर पावर हाफ हो तो ये स्क्वायर रूट होता है। तो 5x टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। अगर हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं तो हमने यहाँ पे सम रूल में देखा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, बीच में प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो डेरिवेटिव हर एक के ऊपर अलग अलग आ जाता है। तो यहाँ 3x स्क्वायर के ऊपर भी डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ 2x के ऊपर भी डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ 5 के ऊपर भी डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें तो ये जो आपके पास 3 है ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो इसको डेरिवेटिव से बाहर लिखा हुआ। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। ये 5 अकलौता है तो डेरिवेटिव 5 के ऊपर अप्लाई होगी। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, पावर शुरू में आ जाएगी, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। 2 शुरू में आ गया, ऊपर से एक पावर कम हुई 2 - 1, क्योंकि 1 होता है, लिखते नहीं है। x का डेरिवेटिव जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको 1 है, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसके अलावा 5 है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 3 टाइम्स 2x, तो ये आ गया 6x। 2 × 1, ये 1 गलती से आ गया, 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, 0 की कोई औकात नहीं है, तो ये आ गया 6x + 2। अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पे x और sin x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या देखा था, पहले किसी एक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आता है, सेकंड वाले को नहीं छेड़ते, फिर फर्स्ट वाले को वैसे ही लिखते हैं और सेकंड वाले पे डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे 2 हैं, x और sin x। तो इसमें x जो है उसके ऊपर पहले डेरिवेटिव अप्लाई करें, sin x को वैसे ही लिख दें। फिर आप क्या करें, एक और टर्म प्लस के बाद x वैसे ही रख दें और sin x के ऊपर डेरिवेटिव दें। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है और याद करें 1, sin x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर ये x आ गया, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ मैंने आपको बताया था cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x। तो 1 टाइम्स sin x और x cos x। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा, और वो ये है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता तो है, इसको हम रिगरसली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकली बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप रिकॉल करें पहले साइन और कॉस का ग्राफ। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 0, ये हमारे पास है π/6 जो कि होता है 30 डिग्री। तो इसको रेडियन में मैंने लिखा हुआ है, अगर आप पाई की जगह रखें 3.142, उसको 6 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा। फिर मैं 30 डिग्री के गैप से इसका मज़ीद ले रहा हूँ, ये 60 डिग्री है और ये है π/3। तो ये 90 डिग्री है π/2। इस तरह ये 120 डिग्री है, चलते जाएं, ये पूरा एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा जब एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। तो इन x की वैल्यूज़ पर sin x की वैल्यूज़ आएंगी, यानी कैलकुलेट करें आप तो यहाँ sin की वैल्यूज़ आएंगी, cos की वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये sin का प्लॉट है, sin देखें x की वैल्यू 0 डालें, sin 0 0 होता है, तो ये 0 आपको नज़र आ रहा है। 30 डिग्री यानी 0.5 समथिंग पर sin की जो वैल्यू है 0.5 होती है, तो यहाँ तक वो 0.5 नज़र आ रही है। फिर आपको यहाँ पर 0.866 फिर 1 नज़र आ रही है, ये तकरीबन 0.866 है, ये 1 है। तो इस तरह से आपके पास ये जो साइन का ग्राफ के लिए ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करें और कॉस के ग्राफ के लिए आप ये वाली वैल्यू यूज़ करें। यहाँ पे आप नोट करें ये 0 है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन साइन 0 0 होता है। और उसके बाद जैसे जैसे देखें आप यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 से बढ़ती जा रही है 1 तक, कॉस की वैल्यू 1 से कम होती जा रही है 0 तक। यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 से 0 की तरफ आई। फिर क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू 1 से, ये देखें 0 से 1 तक बढ़ रही थी, फिर 1 से 0 तक दोबारा कम हुई। तो कॉस की वैल्यू में क्या हो रहा है, 0 से -1 की तरफ जा रहा है, तो कॉस 0 से -1 की तरफ जा रहा है। उसी दौरान साइन 1 से 0 की तरफ आ रहा है, फिर साइन 0 से -1, फिर -1 से दोबारा 0 की तरफ आ रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0,
1 से 0 कॉस, मैक्सिमम से 0, 0 से -1 नेगेटिव मैक्सिमम, फिर -1 से बढ़ते हुए 0 की तरफ आ रहा है, फिर 0 से 1 की तरफ आ रहा है। तो ये इनका प्लॉट। अब अगर मैं इसका देखूं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट आता है, यानी एक पॉइंट का स्लोप आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, साइन की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी, हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, और यही हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे साइन का ग्राफ, तो ये सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पे मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अगर आप याद करें डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जब कैलकुलेट करते थे तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब था कि हम उस पॉइंट पे स्लोप मालूम करें। स्लोप मालूम करने के लिए ज्योमेट्रिकली हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते थे। ये टेंजेंट लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन छोटी हो या बड़ी हो, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। तो अगर आप रफली देखें तो कितना स्लोप आएगा, यहाँ पे x कितना बड़ा 1 और y कितना बड़ा 1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो x1 चेंज हो रहा है और y भी 1 चेंज हो रहा है, तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करें, यानी इस पॉइंट पे साइन x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो वो हमें नज़र आ रहा है 1। तो ये वाला पॉइंट आपको 1 पे जो नज़र आ रहा है वो इस ग्राफ के इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप है। फिर अगर आप आगे देखें इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप मालूम करना चाहूँ, अब मैं एग्जैक्ट तो मालूम नहीं करूँगा, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पे ये वाली लाइन है, इस पॉइंट पे नोट करें ये वाली लाइन इस लाइन से कम ढलान रखती है, यानी कि कम तिरछी है। तो इस पॉइंट पे स्लोप इसके बारे में थोड़ा सा कम होगा। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है। फिर इस पॉइंट पर अगर आप देखें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो आप लोगों को नज़र आएगा कि इसकी स्टीपनेस, इसकी ढलान, इसकी चढ़ाई और कम है। तो यहाँ स्लोप और कम हो गया, तो ये हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गया और नीचे आ गया। और अगर आप देखें यहाँ पे इधर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो इस पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है कि लाइन में ना उतराई है ना चढ़ाई है, तो यहाँ पे स्लोप ज़ीरो आएगा। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो आ रहा है। अगले पॉइंट पर अगर आप चलें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे मोर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे और नेगेटिव आ जाएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपको -1 नज़र आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे -1 नज़र आ रहा है। इसके अलावा आगे चलें तो ये आप देखें ये मोर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव होगा, ये और लेस नेगेटिव होगा, फिर ये ज़ीरो आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को ये ज़ीरो नज़र आ रहा है। और फिर अगर आप आगे चलें तो आप लोगों को यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव नज़र आएगा, यहाँ पे स्लोप मोर पॉजिटिव नज़र आएगा, यहाँ पे स्लोप मज़ीद पॉजिटिव नज़र आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 आएगा। अगर आप यहाँ कैलकुलेट करें तो ये 1 आ जाएगा। तो अगर आप इन सबको ज्वाइन करें, इन सारे पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स कहाँ से आए, हर पॉइंट का हमने स्लोप कैलकुलेट किया, उस स्लोप की वैल्यू यहाँ पे हमने प्लॉट की है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इनको ज्वाइन करूँ, तो मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ आ रहा है। और ये क्या है, अगर आप नोट करें पिछले वाले ग्राफ से इसको कंपेयर करें तो ये 1 से शुरू हो रहा है, 0 से होता हुआ -1 से वापस होता हुआ 0 से होता हुआ वापस 1 आ रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि साइन का अगर हम डेरिवेटिव लें, यानी कि साइन के किसी भी पॉइंट का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करें तो वो उस पॉइंट पर कॉस की वैल्यू बता रहा होता है। इसका मतलब ये है कि साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स आ रहा है। अब आप सोचिएगा, आपको ये पता है कि कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं आता, माइनस साइन एक्स होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ ज्योमेट्रिकली साइन के डेरिवेटिव को बताया कि कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो आप सोचिएगा कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यों होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।